न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंडिया के बारे में भी काफी प्रिंटिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ाई कर चुकी है, लेकिन अभी हम ये देखने वाले हैं कि कैसे फ्रॉम लिटरेरी वर्क्स सच एज पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एटसेट्रा, इन सब चीजों से अब हम अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में कैसे गए। फ्रेंड्स, अब आप खुद ही सोचिए और क्या क्या फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन हो सकते हैं। पहले हमारे पास नॉवेल्स और न्यूज़पेपर्स हैं, उसके बाद छोटी छोटी स्टोरीज, पोम्स, ये सब है, और फाइनली और भी चीजें तो पब्लिश होती हैं। आप मुझे खुद ही बताइए, स्टोरी बुक पढ़ने में मजा आपको तभी आता ना जब कोई फोटो हो, जब कोई इलस्ट्रेशन हो। तो अगेन द न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन वाज नथिंग बट विजुअल कल्चर। तो अब आप देख सकते हैं कि नॉवेल्स आए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नॉवेल्स आए, नॉवेल्स के बाद शॉर्ट स्टोरीज, पोम्स और लिरिक्स आए, और फाइनली एंड ऑफ 19th सेंचुरी में हमने विजुअल कल्चर को भी डेवलप होते देखा। अब यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने वहीं से इमर्ज कराए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। पहले हम देखेंगे अबाउट राजा रवि वर्मा। अब राजा रवि वर्मा एक बहुत फेमस पेंटर थे, और इन्होंने विजुअल कल्चर को इंडिया में स्पेशली इन लॉट ऑफ प्रिंसली विद रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ प्रिंसली स्टोरीज, जो भी कोई प्रिंसली लोगों की स्टोरीज थी, एलीट क्लासेस की स्टोरीज थी, उनके बारे में बहुत पेंटिंग करते थे, ठीक है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह के बारे में बहुत पेंटिंग करते थे, और राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। उसके बाद वुड एनग्रेव्स, कुछ ऐसे वुड एनग्रेवर्स होते थे। वुड एनग्रेवर्स मींस जो लकड़ी पर एनग्रेविंग करते हैं, कार्विंग करते हैं। तो इस 19th सेंचुरी के पीरियड में ये जो वुड एनग्रेवर्स थे, इनके काम में भी काफी सारा डेवलपमेंट होने लगा। दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ जॉब्स। वाई? क्योंकि अब विजुअल कल्चर क्योंकि डेवलप हुआ, तो ये अपने शॉप्स प्रिंट प्रेसेस के साथ लगा सकते थे, और इन्हें प्रिंट प्रेसेस में ही नौकरियां मिलने लगी, क्योंकि वहां पर भी विजुअल कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, वहां एनग्रेविंग्स की भी डेवलपमेंट होने लगी, ठीक है। स्कल्पचर बनाना, एनग्रेविंग करना, कार्विंग करना, इस सब का भी जॉब बढ़ गया, जॉब मार्केट बढ़ गया, और 19th सेंचुरी के एंड में इन्हें भी जॉब्स मिलना शुरू हो गए। आगे चलते हैं, प्रेसेस बढ़ गए ऑब्वियसली। अब बेसिकली क्योंकि अब आपको पता है इस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेसेस की डिमांड इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा यूज है, इतनी ज्यादा डिमांड है, तो प्रेसेस की नंबर, प्रेसेस जितने थे वो भी इंक्रीज हो गए। और हमने एग्जांपल्स देखे, नवल किशोर प्रेस था, श्री वेंकटेश्वर प्रेस था, इन सब प्रेसेस के नए नए प्रेसेस खुल गए ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग इमेजेस वाज पॉसिबल। अब इमेजेस प्रिंट हो सकती थी, क्योंकि ज्यादा प्रेस हैं, तो कोई पर्टिकुलर प्रेस इमेजेस को प्रिंट करने के लिए कंप्लीटली डिवोटेड की जा सकती है, और इसलिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रेसेस मेड प्रिंटिंग इमेजेस पॉसिबल, ठीक है। और फाइनली चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स। अब ऐसे छोटी छोटी प्रिंट और कैलेंडर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स, कैलेंडर्स, ये गरीब लोग भी खरीद पाए, और क्योंकि ये गरीब लोग भी खरीद पाए, इनके घरों की दीवारें इनसे लथपथ होती थी, एंड डेवलप्ड होती थी, एंड ब्यूटिफाइड होती थी, क्योंकि ये सस्ती होती थी, आराम से खरीदी जा सकती थी। कैलेंडर पे या तो भगवान की फोटो होती है या कोई खूबसूरत चित्र होता है, तो ये आसानी से खरीद सकते थे, क्योंकि सस्ती होती थी। चीप प्रेसेस इन्हें प्रिंट करती थी, लिथोग्राफिक प्रेसेस इन्हें प्रिंट करती थी, जो कि जनरली चीप होती थी, और ये खरीद कर आसानी से अपने घरों की दीवारों को चमका सकते थे, बिकॉज दे वर वेरी वेरी cheap and could be used as beautification or decoration। तो आप देख सकते हैं विजुअल कल्चर के चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि 19th सेंचुरी में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। पोटेंशियल बोर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द विजुअल कल्चर डेवलप एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इन इंडिया? ये चार पॉइंट्स खलास, आपका मार्क्स आ जाएंगे, राइट। सो विद दैट वी आर डन विद अ बेसिक इंट्रो टू द विजुअल कल्चर। अब हम चलते हैं 1870s की ओर। 1870s में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 1870s में कैरिकेचर्स एंड कार्टून स्टार्टेड अपीयरिंग इन बुक्स एंड जर्नल्स। कैरिकेचर्स, अगर आपको कैरिकेचर्स और कार्टून्स के बारे में बताया जाए, कुछ में से कुछ लोगों को आप, कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से आपको यू माइट नो अबाउट आर के लक्ष्मण, हु राइट्स अबाउट द कॉमन मैन एंड हिज प्रॉब्लम्स। आजकल भी उनके जो स्टोरीज हैं, और जो पहले पहले होते थे, अब तो आई थिंक कम हो गई हैं, आई थिंक गुजर गए हैं वो, लेकिन जो भी है, दे बेसिकली यूज्ड टू मेक, ही यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरीज, एंड नाउ यू कैन सी
that they are so popular. The same goes here. Caricatures and cartoons started appearing in books and journals. Again, जैसे वो कॉमन मैन के इश्यूज को टच करती थी आर.के. लक्ष्मण के कार्टून्स, वैसे ही ये सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को टच करते हैं. आर.के. लक्ष्मण के कार्टून्स अगर आपको पता है ना, सिविक्स बुक में एक मुच्छड़ आदमी होता है जो थोड़ा आधा गंजा होता है. ही कीप्स कमिंग एवरीवेयर. आई थिंक इज इन द कवर बुक आल्सो. तो सिविक्स की बुक में वो जो छोटा आदमी है विद दैट मुस्टैश, ही इज दैट आर.के. लक्ष्मण वाला कॉमन मैन कार्टून. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को ये कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स टच किया करते थे. एग्जांपल्स इसके कुछ बड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े इंटरेस्टिंग है. इंपीरियल कैरिकेचर्स एंड नेशनलिस्ट कैरिकेचर्स. अब इनको मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करता हूं. इंपीरियल कम्युनिटी के इंपीरियल कॉलोनियल रूलर्स थे. इंपीरियल लोग हो गए आपके जो कॉलोनियल रूलर्स थे. ये कॉलोनियल रूलर्स अपने ऑफिशियल पब्लिकेशंस में जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किए थे उसमें अपने कार्टून्स डालते थे जहां पे नेशनलिस्ट को मॉक करते थे. ठीक है, तो ये नेशनलिस्ट का मोहक उड़ाते थे. और नेशनलिस्ट कैरिकेचर्स होते थे जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स में होते थे. ठीक है, जैसे आपका कौमुदी कौमुदी संवाद है, वैसे ही नेशनलिस्ट कैरिकेचर्स आते थे. और ये नेशनलिस्ट कैरिकेचर्स इंपीरियल रूलर्स के मजाक उड़ाते थे. तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते थे क्योंकि सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करते थे. तो नेशनलिस्ट कैरिकेचर्स यूज्ड टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंपीरियल रूल, द टॉर्चर्स ऑफ इंपीरियल रूल, the atrocities of imperial rule, but imperial caricatures used to mock the nationalists. ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग. और ये 1870s में स्टार्ट हुआ था. यूपीएससी क्वेश्चन, नीट कह रहा हूं, एनटीएससी क्वेश्चन एंड अ पोटेंशियल बोर्ड क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट वेज में विजुअल कल्चर, एवरीवेयर इट्स विजुअल कल्चर, कैरिकेचर्स, कार्टून्स आल्सो विजुअल कल्चर, एवरीथिंग डेवलपिंग राइट नाउ इज विजुअल कल्चर. तो अब हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं और देखते हैं कि विजुअल कल्चर तो हमें समझ में आ गया है. ठीक है, तो लेट्स नाउ मूव ऑन कि कैसे पब्लिकेशंस का न्यू फॉर्म सोशल एस्पेक्ट में भी आया, एंड दैट इज वुमेन. मैंने आपको कहा है विमेन हमें डिस्कस करना है. जहां पे भी हम कभी भी हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ते हैं सोशल एस्पेक्ट्स हमें डिस्कस करने. तो उस टाइम जब मैंने विमेन के बारे में 19th सेंचुरी में पढ़ा था, दैट वाज अब्रॉड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विमेन इन इंडिया. तो विमेन इन इंडिया एंड प्रिंट, उनका कैसा एक कनेक्शन बना. ठीक है, इसके लिए आपको समझना होगा कि इंडिया में कौन सी टाइप की फैमिलीज होती थी. इंडिया में फ्रेंड्स दो तरह की फैमिलीज होती थी. ठीक है, दो तरह की फैमिलीज. वन फैमिली वाज द लिबरल फैमिली एंड अनदर टाइप ऑफ फैमिली वाज द नॉन लिबरल फैमिली. अब लिबरल फैमिली वो थी जो एजुकेशन फॉर वुमेन की सपोर्ट में थी, जो वुमेन की एजुकेशन को सपोर्ट करती थी और बिलीव करती थी कि वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए. अब ऐसे कुछ कुछ जर्नल्स भी प्रिंट होने लगे थे इस टाइम पर जो इस सब को इन्फ्लुएंस करते थे. ठीक है, और ये जो जर्नल्स थे ये बताते थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन क्या है. यहां तक कि ये भी बताते थे कि सिलेबस क्या होना चाहिए जो लेडीज को पढ़ाया जाए, वुमेन को पढ़ाया जाए, ताकि घर पे आसानी से एजुकेशन की जाए. So to educate at home, there used to be a syllabus in these journals, some of these journals also. And these journals somewhat influence the liberal mindset. तो ये जो लिबरल फैमिलीज थी अपने लेडीज को घर पे पढ़ाया करती थी. लेकिन जब मिड 19th सेंचुरी में विमेन स्कूल और कॉलेजेस खुल गए, मिड 19th सेंचुरी में विमेन के स्कूल और कॉलेजेस खुल गए, उस टाइम पर इन्होंने उन्हें वहां भी भेजना शुरू कर दिया. तो पहले उन्हें घर पे पढ़ाया जाता था बिकॉज देयर वाज नो वुमेन स्कूल और कॉलेज, बट आफ्टर दैट वुमेन स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग देम देयर. और ऐसे कुछ जर्नल्स थे जो कि विमेन के एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते थे और उन यहां तक कि सिलेबस भी बताते थे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, ताकि इट्स इजी टू टीच देम एट होम. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिबरल फैमिलीज वर दोज व्हिच वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन. लेकिन उसी टाइम पर सारी फैमिलीज लिबरल नहीं थी. नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल. सो वी हैड दिस क्लास ऑफ पीपल हु वर द नॉन लिबरल फैमिलीज. और इसमें हम बेसिकली रिलीजन वाइज जाएंगे क्योंकि रिलीजियस एस्पेक्ट्स को ज्यादा ये टच करता है, हिंदूज कम्युनिटी एंड मुस्लिम्स की कम्युनिटी. अब हिंदू कम्युनिटी क्यों, कुछ लोग ऑफ द हिंदू कम्युनिटी डिड नॉट वांट टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल और टू एजुकेट देम बिकॉज दे बिलीव्ड कि जो एजुकेटेड लड़कियां हैं, एजुकेटेड गर्ल्स वुड बी विडोड. उन्हें ये लगता था कि जो एजुकेटेड गर्ल्स, ये कंजर्वेटिव माइंडसेट का था कि जो एजुकेटेड गर्ल्स हैं वो विधवा हो जाएंगी. तो ये उन्हें लगता था और इसलिए वो उन्हें पढ़ने नहीं भेजती थी.
सेकंड आता है मुस्लिम्स के बारे में। मुस्लिम्स वो इसलिए कंजर्वेटिव मुस्लिम्स अपने बच्चों को या अपनी लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे, एजुकेट इसलिए नहीं कराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर एजुकेटेड गर्ल्स हो गई, अगर गर्ल्स एजुकेटेड हो गई तो वो उनका माइंड ब्रेन वॉश हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। क्यों? बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। अब आपको पता है उर्दू शायरी और ये सब तो बहुत ही रोमांटिक सी स्टोरीज होती हैं, तो उन्हें लगता था कि देयर माइंड विल बी करप्टेड बाय रीडिंग दिस उर्दू रोमांसेस, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। ठीक है, तो दे वांटेड टू अवॉइड देम फ्रॉम रीडिंग दीज उर्दू रोमांसेस। ठीक है, लेकिन मुझे बात बताइए, जब भी आप कुछ रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो लोग तो वो करेंगे, तो इसीलिए मेनी विमेन डिफाइड दिस प्रोहिबिशन। बहुत सारी जो विमेन हैं इन्होंने इस प्रोहिबिशन को डिफाई किया। इसका एक एग्जांपल आता है इन राशुंदरी देवी। राशुंदरी देवी एक अगेन बंगाली लेडी थी, और इन्होंने अपने घर में, अपने ससुराल में, जहां पे जब अपनी मैरिड लाइफ में इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। वेयर? इन द किचन। जब रसोई में ये काम करती थी उस टाइम पे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, और पढ़ना लिखना सीखते सीखते रसोई में इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिख दी। क्या लिख दी? आत्मकथा लिख दी, ऑटोबायोग्राफी लिख दी, जिसका नाम था अमर जीवन। अमर जीवन का ये इंपॉर्टेंस है यहां पे कि इट वाज द फर्स्ट, यहां मैं लिख देता हूं, इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली। और यहां आप आयरनी देखिए, दिस वाज डन बाय अ वुमन हु वाज नॉट एजुकेटेड। दिस वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली, अमर जीवन। तो राशुंदरी देवी एक बंगाली लेडी थी जो मैरिड थी, जिन्होंने अपनी रसोई में पढ़ना लिखना सीखा इन हर किचन। एंड अमर जीवन was the autobiography she wrote about her life, in which she poured out her emotions, her experiences, and it was the first full length autobiography in Bengali. ये importance है अमर जीवन का। It's a potential question in the board, it's a potential question in the NTSC, it's a potential question in the UPSC। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे डिफाई करके women ने पढ़ना सीखा, and they were successful in the same। ठीक है, तो this was about the about women and the print। आगे भी देखते हैं, आगे भी चीजें हैं फ्रेंड्स। अब मैंने आपको कहा था विमेन एज रीडर्स, ये तो सब विमेन एज रीडर्स थे। लेट्स कम टू विमेन एज राइटर्स। कुछ विमेन ने लिखना भी शुरू कर दिया। अब which women used to write? Again we have to come back to our favorite place, that is Bengal। अब बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में एक एग्जांपल है कैलाश बाशिनी देवी। कैलाश बाशिनी देवी जो थी, ये एक और विमेन राइटर थी बंगाल में, जिन्होंने अट्रोसिटीज ऑन विमेन के बारे में लिखा। शी यूज्ड टू राइट अबाउट अट्रोसिटीज ऑन विमेन। ठीक है, विमेन पे जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में कैलाश बाशिनी देवी लिखा करती थी। वो राशुंदरी देवी है, ये कैलाश बाशिनी देवी है। ठीक है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो लेडीज का इंपॉर्टेंट नाम आता है, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई ये दो ऐसी विमेन थी जो अपर क्लास से बिलोंग करती थी, ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और ऑब्वियसली पंडिता है, आप देख सकते हैं, और शिंदे, ये सब अपर क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और ये कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगी। तो ये क्या एक्सपीरियंस लिखती थी? ये लिखती थी अबाउट द कंडीशंस ऑफ अपर क्लास हिंदू वुमेन, स्पेशली हिंदूज, मतलब अपर क्लास हिंदू वुमेन। अपर क्लास हिंदू वुमेन के बारे में लिखती थी, स्पेशली हिंदूज के बारे में लिखती थी। रादर एक्चुअली ये सबके बारे में जनरल भी लिखती थी, बट स्पेशली हिंदूज के बारे में लिखती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये कुछ नाम हैं जो एज राइटर्स बढ़े, और राइटर्स बढ़ने के बाद इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे और लोगों को बताए, एंड दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिकली दे हाईलाइटेड देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग टॉर्चर्ड, ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, और इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। ठीक है, तो ये बात होगी फ्रेंड्स वुमेन की। अभी भी हम थोड़ा सा रहता है, लेकिन अभी हमने थोड़ी वुमेन एज राइटर्स के बारे में बात की। अब एक पॉइंट यहाँ है, बिफोर वी गो फर्दर, एक बात आपको यहाँ अंडरस्टैंड करनी है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो हिंदी प्रिंटिंग है, हिंदी में जो प्रिंटिंग है, वो सीरियसली 1870s में ही स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये आता है कि बहुत जल्दी, वेरी सून, अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द हिंदी प्रिंटिंग वाज डिवोटेड टू वुमेन। डिवोट, इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब ये है कि जो भी हिंदी प्रिंटेड मटेरियल था, ज्यादातर औरतों के
की लाइव्स पर आधारित होने लगा। लॉ सून अ लार्ज सेगमेंट वाज डिवोटेड टू वुमेन। वेरी वेरी सून जो ये हिंदी प्रिंटिंग का थोड़ा सा मेजर सेक्शन जो है वो वुमेन की लाइव्स के बारे में ज्यादा सेंटर होने लगा, ठीक है। एंड बाय द 20th सेंचुरी जर्नल्स एडिटेड बाय वुमेन बिकेम पॉपुलर। 20th सेंचुरी तक ये हो गया कि जो जर्नल्स औरतें एडिट किया करती थी वो पॉपुलर हो गई, क्योंकि वो किसके बारे में लिखा करती थी, वो आम इश्यूज, लोक इश्यूज के बारे में बात करती थी, लोकल इश्यूज के बारे में बात करती थी, जो जनरल कॉमन लोग के इश्यूज हैं, लाइक वुमनहुड, वुमेन्स एजुकेशन एंड विडोहुड। तो वुमनहुड, विडोज एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, ये जो चीजें हैं जिनमें आम बोलचाल में बात होती है, उन इश्यूज के बारे में डिस्कस किया करते थे, और इसीलिए women read them with a lot of interest, even men read them with a lot of interest, the liberal men especially, and as a result it led to increased popularization। तो आप यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे ओवरऑल इंडिया में भी प्रिंटिंग में वुमेन का कैसा रोल था, मे बी इवन बिगर देन इट वाज अब्रॉड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ आप अंडरस्टैंड ये कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन गाइस, that's about women and print. But even before we go to that particular section, or even before we leave the women's section, we still have to discuss one more point. Let's take the example of Punjab. अब पंजाब में भी फोक लिटरेचर 20th सेंचुरी से स्टार्ट होने लगा था, ठीक है। फोक लिटरेचर तो आम बोलचाल का लोक कथाएं हैं, वो लिटरेचर स्प्रेड होने लगा फ्रॉम 20th सेंचुरी। अब इसमें भी विमेन पर बहुत लिखा जाता था, ठीक है, विमेन के बारे में बहुत लिखा जाता था। इसका एग्जांपल यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, वही जो भी हमने पहले पढ़ा है उसी का एक एग्जांपल पंजाब के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर मैगजीन होती थी जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। स्त्री धर्म विचार was a newspaper started by Ram Chadha, and it basically talked about women as obedient wives। वो इसके बारे में लिखा करते थे कि women as obedient wives कैसे होनी चाहिए, ठीक है। स्त्री धर्म विचार, स्त्री means woman, धर्म means obedience or duty, and विचार means dialogue and arguments and ideas। So women as obedient wives, इसके बारे में स्त्री धर्म विचार लिखा करता था, which was found by Ram Chadha, which was developed or what you call set up by Ram Chadha। उसके बाद थी एक खालसा ट्रस्ट सोसाइटी, और एक खालसा ट्रस्ट सोसाइटी पब्लिश करती थी चीप पॉकेट बुक्स, अगेन सस्ती पॉकेट बुक क्यों होती थी, ताकि एवरीवन कैन बाय इट। सो पब्लिश्ड चीप पॉकेट बुक्स, एंड दिस हाईलाइटेड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमन। किसी अच्छी वुमन की क्वालिटीज को ये हाईलाइट किया करता था कि किसी अच्छी वुमन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है अबाउट द डिफरेंट topics on which people used to write in journals and newspapers with regards to women, ठीक है। so इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई होप। अगर नहीं लिया है रिवाइंड करके लीजिए, अच्छे नोट्स हैं, आई होप एवरीथिंग विल बी कंसाइज एंड क्लियर एंड द बुक विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ हो गई बात आपकी वुमेन की। नाउ वी कम टू वन वेरी स्मॉल लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो हमने किसके बारे में बात की, विजुअल कल्चर के बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की कि कैसे फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन अफेक्टेड वुमेन द वुमन आल्सो became closely knit with print, and finally we come to the last section of this particular unit, which is print and the poor। अब जो गरीब लोग हैं, अभी हम गरीबों की बात छोड़ चुके हैं, गरीब लोगों की भी हमें बात करनी होगी, ठीक है। अब गरीब लोगों की जब हम बात करते हैं तो ये आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो प्रिंट एंड द पुअर हैं, इस पर्टिकुलर केस में प्रिंट जब डेवलप हुआ तो क्योंकि ये बुक्स बहुत सस्ती थी, इसलिए पुअर कम्युनिटी इन्हें खरीद पाई, ठीक है। 19th सेंचुरी में स्पेशली, मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, 19th सेंचुरी में स्पेशली वेरी स्मॉल चीप बुक्स वर डेवलप्ड। वेरी स्मॉल, जो छोटी छोटी चीप बुक्स होती थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई, पर्टिकुलरली इन द 19th सेंचुरी। ये दो जगहों पर हुई, इन मद्रास एंड इन द क्रॉसरोड्स। तो मद्रास और क्रॉसरोड्स में ये स्मॉल चीप बुक्स बिगैन बीइंग डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। ये पुअर के लिए काफी अफोर्डेबल थी, ठीक है, तो इसलिए प्रिंट का एक्सेस पुअर को बढ़ गया। दूसरा, पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो जैसे लेंडिंग लाइब्रेरीज अब्रॉड हमने देखा था, वैसे ही यहां पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप हुई इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अगेन एक्सेस टू प्रिंट कल्चर इंक्रीज्ड फॉर द पुअर, ठीक है। अब लेट 19th सेंचुरी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, दैट इज इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगैन टू बी रिटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेट 19th सेंचुरी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड इश्यूज लिखे जाने लगे।
इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। गुलामगिरी करके एक नॉवल थी जो लिखी गई थी बाय ज्योतिबा फुले, इन्हें कहा जाता है महात्मा फुले। ठीक है, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, ये एक व्यक्ति थे, एक पुरुष थे। और ये ज्योतिबा फुले जो थे, ही वॉज अ पायनियर ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन महाराष्ट्र। तो 1871 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, और ये हाईलाइट करता था द अट्रोसिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम में जो अट्रोसिटीज होती हैं दलित्स पर, लो कास्ट पर, वो इसको हाईलाइट करते थे। गुलामगिरी नाम से ही पता चलता है, गुलामी, अट्रोसिटीज, स्लेवरी, ये सब हाईलाइट किया जाता था। ठीक है, उसके बाद दो और बड़े बड़े नाम हैं। एक है बाबा साहेब बी आर अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी, एंड पेरियार रामास्वामी नायकर। इनका पूरा नाम है रामास्वामी नायकर, लेकिन इन्हें पेरियार पॉपुलरली कहा जाता है। ये तमिलनाडु से थे। ये दो भी पायनियर्स थे ऑफ फाइट अगेंस्ट द कास्ट, और ये भी अपने पब्लिकेशंस निकालकर लोगों में जागरूकता फैलाते थे अबाउट द एट्रोसिटीज ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आप देख सकते हैं ये तीन नाम आपने बहुत बार पहले सुने हुए हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर इन सिविक्स में भी आपने सुने होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले, बी आर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, दीज वर पायनियर्स ऑफ फाइट अगेंस्ट कास्ट एंड दे रोट एक्सटेंसिवली। यहां सिर्फ आपको एक एग्जांपल का पर्टिकुलर नाम याद रखना है, गुलामगिरी का, 1871 में रिटन बाय ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं लेट 19th सेंचुरी में कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि एक टॉपिक है जिसको टच कम किया जाता था, उस पर भी लिखा जाने लगा था। गाइस, आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, अब हम यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वर्कर्स के बारे में। आपको याद है वर्कर्स के बारे में हमने 19th सेंचुरी वाले यूनिट में भी बात की, बट अगेन दैट वाज अब्रॉड, दिस इज इंडिया। अब वर्कर्स अपने बारे में ज्यादा नहीं लिख पाते थे। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ओवरवर्क्ड होते थे। ओवरवर्क्ड होते थे मींस इनसे एक्सेप्शनली ज्यादा काम करवाया जाता था। ऑब्वियसली अनलाइक वहां पे मिड 19th सेंचुरी में वर्किंग डेज शॉर्ट कर दिए गए थे, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। एक्सटेंसिवली रात रात भर इनसे काम करवाया जाता था। इनको कभी टाइम ही नहीं मिलता था नॉवल लिखने में, पढ़ने में, कभी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन इसमें तीन एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो तीन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन्होंने फाइनली टाइम फाइंड करके, क्योंकि उनको जुनून था करने का, उन्होंने किया। पहला पॉइंट है काशी बाबा। एक काशी बाबा करके कानपुर में एक मिल वर्कर थे। ये कानपुर में एक मिल वर्कर थे, और इन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था छोटे और बड़े के सवाल। छोटे और बड़े के सवाल, जो कि 1938 में लिखी गई थी या पब्लिश की गई थी। ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था द डिस्पैरिटी एंड लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास। कास्ट हो गई आपकी जो कास्ट है, मतलब शूद्र वैश्य ऐसे। क्लास हो गया आपकी इकोनॉमिक क्लास, मींस गरीबी या अमीरी। तो वो इसके बारे में लिखते थे, या उन्होंने इसके बारे में लिखा कि कैसे कास्ट और क्लास में लिंक है, कि अगर जनरली आप छोटी कास्ट से हैं तो आपकी क्लास भी जनरली पुअर ही होती है। उसके बीच के लिंक के बारे में इन्होंने लिखा था, छोटे और बड़े के सवाल बाय काशी बाबा, हु वाज अ कानपुर मिल वर्कर। उसके बाद आता है एक और कानपुर मिल वर्कर। ठीक है, वो एक और कानपुर मिल वर्कर थे, लेकिन वो अपने असली नाम से नहीं लिखते थे, वो एक पेन नेम से लिखते थे जिसका नाम था सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र किसी कानपुर, एक और कानपुर मिल वर्कर का पेन नेम था, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सच्ची कविताएं। सच्ची कविताएं भी जो एक बुक थी, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पोएम्स व्हिच ही कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 19 आई थिंक 30 से 35 तक के पीरियड में इन्होंने ये पोएम्स कलेक्ट की। फाइनली इन्हें पब्लिश किया गया 1935 के आसपास। सच्ची कविताएं करके एक स्टोरी पब्लिश की गई सुदर्शन चक्र नाम से, बट एक्चुअली दैट वाज अ पेन नेम ऑफ अ कानपुर मिल वर्कर whose real name is actually not known. और थर्ड जो एग्जांपल आता है, जो एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, दैट इज द बैंगलोर मिल वर्कर्स। अब बैंगलोर मिल वर्कर्स 1938 में उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप की। ठीक है, लाइब्रेरी सेटअप की 1938 में बैंगलोर के मिल वर्कर्स ने लाइब्रेरी सेटअप कर दी। ठीक है, और क्यों सेटअप की? ताकि अपने आप को एजुकेट कर सके। लेकिन पैसे कहां से आए, सपोर्ट कहां से आई? सपोर्ट आई फ्रॉम सोशल रिफॉर्मर्स। जो सोशल रिफॉर्मर्स होते थे, जैसे आपने इतने सारे सोशल रिफॉर्मर्स का नाम पढ़ा है, राम मोहन रॉय हैं, ज्योतिबा फुले हैं, बाबा साहेब अंबेडकर हैं, जितने सारे पेट्रनेज दे सकते थे सोशल रिफॉर्मर्स से आए।
और इन सोशल रिफॉर्मर्स ने मनी के फॉर्म में पेट्रनेज दी, सपोर्ट के फॉर्म में पेट्रनेज दी। और इनका रीजन क्या था? व्हाई डिड दे गिव पेट्रनेज? क्या ये यहाँ पर क्या दान करना चाहते थे, पुण्य कमाना चाहते थे? वो हो सकता है, लेकिन दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन था दैट दे वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्हें कुछ पढ़ने को दे दिया जाए, करने को दे दिया जाए, तो उनका इंटरेस्ट वहां डेवलप होगा, वो पीना छोड़ देंगे। तो दे वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग अमंगस्ट द मिल वर्कर्स। एंड सेकेंड रीजन इज दैट दे वांटेड टू स्प्रेड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, राष्ट्रता का भाव। अगर लोग पढ़ेंगे तो लिटरेचर पढ़ेंगे, उनमें राष्ट्रता का भाव पैदा होगा। इस कारण से उन्होंने इसको पेट्रनेज दी। सो potential question is, why did social reformers give patronage for the Bangalore mill workers? To set up libraries, to restrict drinking and spread nationalism amongst the mill workers. So I hope it's absolutely clear. आप यहाँ देख सकते हैं बहुत